हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे शनि की साढ़े साती के बारे में। आप सभी को एस्ट्रो श्री अनंता पर बहुत बहुत स्वागत है। जय मधुर्य। तो शनि की साढ़े साती से पहले हम बात कर लें कि शनि ग्रह क्या है। शनि ग्रह को कर्म का देवता माना गया है। वो न्यायाधीश हैं और हमारे सभी कर्मों का लेखा जोखा उनके पास रहता है। पूर्व जन्म में जैसा भी हमने कर्म किया था, अच्छा या बुरा, यदि अच्छे कर्म किए हैं हमने, तो कुंडली में वो योग कारक होके अच्छे घर में स्थित होते हैं, जिसका हमें अच्छा परिणाम मिलता है। और कहीं न कहीं ये दिखलाता है कि जिस व्यक्ति का अच्छा शनि है तो वो अच्छे आदमी हैं और उनका कर्म अच्छा रहा होगा। और यदि हमारे शनि बुरे घर में हैं या खराब युति में हैं, तो कहीं न कहीं हमको अपने कर्मों को सुधारना चाहिए, तभी हमारा जीवन जो है अच्छा होगा। इस बात को समझना इसलिए ज़रूरी है कि हम ढेर सारा उपाय तो कर लेते हैं, लेकिन उसके अच्छे परिणाम हमें नहीं मिलते हैं, क्योंकि कहीं न कहीं हमारा कर्म और अच्छा होना चाहिए, या ये कहिए कि हमारा कर्म उस समय में खराब है। तो अभी जो भी हमारा पहले का कर्म था, वो तो जो भी जाने-अनजाने हो गया। जब हमें ज्ञान प्राप्त होता है, तो उस समय से भी यदि हम अपना कर्म सुधार लें और अच्छा कर लें, तो उसके परिणाम बेशक अच्छे ही होंगे। तो चलिए आज हम बात करेंगे शनि की साढ़े साती के बारे में। तो उससे पहले हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि शनि किन किन परिस्थितियों में शनि अच्छे होते हैं। शनि जैसे कि शनि तुला राशि वालों के लिए चौथे और पाँचवें घर के मालिक होते हैं, तो उनके लिए वो अच्छे होते हैं। मकर राशि वालों के पहले और दूसरे घर के मालिक होते हैं, तो इसीलिए उनके शनि भी अच्छे होते हैं। और शनि चूँकि मकर और कुंभ के मालिक हैं, तो इसीलिए शनि मकर और कुंभ के लिए अच्छे होते हैं। और मेष राशि वालों के लिए 10वें और 11वें घर के मालिक बनेंगे, तो वो धन के दृष्टिकोण से उनके लिए अच्छे हैं। वृषभ राशि वालों के लिए 9वें और 10वें घर के मालिक हैं, तो वो भी अच्छे ही परिणाम देंगे। मिथुन राशि वालों के लिए 8वें और 9वें घर के मालिक हैं, तो इनको हम सम मानेंगे, क्योंकि एक संघर्ष घर के मालिक हैं। 8वां घर संघर्ष को दिखलाता है और एक भाग्य घर के मालिक हुए, तो इनको हम सम मानेंगे। कन्या राशि वालों के लिए 5वें और 6ठे घर के मालिक हैं, तो इनको भी हम सम ही मानेंगे। वृश्चिक राशि वालों के लिए 3रे और 4थे घर के मालिक हैं, जो कि कर्म भाव और सुख भाव को दिखलाता है, तो ये भी अच्छे ही हैं। धनु राशि वालों के लिए 2रे और 3रे घर के मालिक हैं, तो धन के दृष्टिकोण से ये भी अच्छा ही है। और कर्क राशि वालों के लिए 7वें और 8वें घर के मालिक हुए, तो इनको खराब माना जाएगा। सिंह राशि वालों के लिए 6ठे और 7वें घर के मालिक हुए, तो इनको भी खराब ही मानेंगे। और मीन राशि वालों के 11वें और 12वें घर के मालिक हुए, तो इनको भी हम खराब ही मानेंगे। अब हम देखेंगे कि शनि की साढ़े साती किस तरह से लगती है। तो कुंडली में जब हम गोचर निकालेंगे, तो गोचर जब हम निकालेंगे तो शनि जिस जहाँ पे हमारा चंद्रमा लिखा होगा कुंडली में, तो उसके ऊपर से जब हम गोचर में देखेंगे, तो वहाँ जब शनि स्थापित रहेंगे, तो हम कह सकते हैं कि हमें शनि का साढ़े साती चल रहा है। अब शनि का साढ़े साती का नाम क्यों पड़ा है? क्योंकि ये 7.5 साल का समय होता है, जो कि जहाँ चंद्रमा रहते हैं, उस घर से पहले का घर जो है, वहाँ पर जब चंद्रमा रहेंगे, तो वहाँ भी 2.5 साल कष्ट होता है। जब वो मुख्य घर जहाँ पर चंद्रमा रहते हैं, तो वहाँ पर भी परिणाम देते हैं 2.5 साल, और उसके आगे वाले घर में भी उसका परिणाम मिलता है। तो इसीलिए 7.5 साल का समय होता है, जिसको कि हम साढ़े साती बोलते हैं। और ये 2.5 साल का समय होता है। तो जब शनि मुख्य घर में या रहते हैं और वो 2.5 साल का होता है, तो हम शनि का ढैया चल रहा है, इस तरह से भी हम मानते हैं। तो अभी जैसे कि कुंभ राशि में कुंभ राशि वालों के लिए शनि का साढ़े साती चल रही है, तो उनका जैसे 24 जनवरी 2020 से 24 जनवरी 2022 तक का जो समय है, उनका 24 जनवरी से 2020 से शुरू हुआ है
और 3 जून 2027 को समाप्त होगा। तो जैसे कुंभ राशि वाले हैं, तो कुंभ राशि वालों का 24 जनवरी 2020 से शुरू हुआ था, तो उस समय में भी उनके लिए संघर्ष शुरू होगा। और जब वो चंद्रमा जिस घर में है यहाँ पर जब आएंगे तब भी उनका समय बहुत ही संघर्षपूर्ण होगा, बहुत ही स्ट्रगल होगा। लेकिन जब वो मीन राशि में पहुँचेंगे तो धीरे धीरे वो जो भी हमने कर्म किया है, जैसा भी हमारी परीक्षा हुई है शनि भगवान की कृपा से, उसमें यदि हमने अच्छे से एग्ज़ाम दिया है, अच्छे से उन कर्मों को निभाया है, तो उसके परिणाम हमें अच्छे मिलेंगे। शनि की साढ़े साथी हमें यही बतलाती है कि हमने कैसा समय बिताया है, उसी के अनुकूल शनि भगवान हमारी परीक्षा लेते हैं और उसके तीसरे चरण में हमें अच्छे या बुरे परिणाम मिलते हैं। अब हम देखेंगे कि किस तरह से शनि भगवान अच्छे होते हैं और बुरे होते हैं। मान लेते हैं कि ये मकर राशि का कुंडली है और मकर राशि के लिए शनि योग कारक हुए, और योग कारक होके यदि ये 5th हाउस में बैठ गए और उसके बाद यहाँ पे शुक्र के साथ उनकी युति हो गई, तो ये बहुत ही अच्छा परिणाम देंगे। तो अच्छा परिणाम देंगे इसका ये भी मतलब है कि ये व्यक्ति पूर्व जन्म में भी अपने कर्मों को बहुत ही अच्छा से निभाए होंगे, जिसका परिणाम उनको मिला है। और शनि की साढ़े साती जब आती है तो चाहे शनि अच्छे हों या बुरे हों, सबके लिए परीक्षा का समय होता है और शनि भगवान उनकी परीक्षा लेते हैं। उस समय में शनि की साढ़े साती के समय में यदि आपके शनि अच्छे भी हैं, तब भी आपका परीक्षा का समय रहेगा। कुछ न कुछ ऐसा जिम्मेवारी दिया जाएगा जिसको कि शनि भगवान देखेंगे कि क्या आप सक्षम हैं, आप किस तरह के कर्म कर रहे हैं, और उसके अनुकूल तीसरे चरण में वो परिणाम देते हैं। तो जिनका स्वभाव पहले से अच्छा रहेगा तो निश्चित है कि वो फिर से परीक्षा उसी तरह से देंगे और उसका परिणाम अच्छा मिलेगा। लेकिन वो जो कष्ट का समय रहता है या परीक्षा का घड़ी होता है, तो इसीलिए सभी व्यक्ति उससे डरते हैं। लेकिन ऐसा भी देखा गया है कि शनि की साढ़े साती में बहुत सारे नेता प्रधानमंत्री भी बने हैं, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र सिंह मोदी जी का भी नाम आता है। अब हम ये एक और कुंडली आपको दिखाते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि ये सिंह राशि का कुंडली है और सिंह राशि में शनि आपको अच्छे जगह पर यो मारक हो जाते हैं सिंह राशि वालों के लिए, क्योंकि ये छठे और सातवें घर के मालिक बनते हैं। यदि ये भाग्य स्थान में आकर मेष राशि में बैठ गए तो इसका परिणाम ये बहुत ही खराब देंगे। खराब क्यों, यहाँ पे आके वो भाग्य को खराब कर देंगे। लेकिन यदि मारक होने के बाद भी यदि वो 10वें घर में बैठ गए, 10वां घर बहुत ही अच्छा घर हुआ कर्म के दृष्टिकोण से, और यहाँ पर उन्हें शुक्र की युति मिल गई, तो इसके परिणाम अच्छे ही होंगे। जरूरी नहीं है कि किसी भी राशि के लिए यदि वो मारक हो गए तो उसका परिणाम बुरा ही देंगे, नहीं। यदि वो सिंह राशि में यदि मारक होने के बावजूद भी यदि वो अच्छे घर में बैठ गए और अच्छे ग्रहों की युति मिल गई, तो उसके परिणाम वो बहुत ही अच्छा देते हैं। वो एक तरह से नीच भंग राजयोग का काम करता है। शुरू में तो उसके परिणाम थोड़े से खराब होते हैं, यानी कष्टकारक होते हैं, लेकिन बाद में जब गोचर में उस ग्रह का युति होता है तो वो अच्छा परिणाम देते हैं। अब हम बात करेंगे कि कौन कौन से ग्रहों की युति अच्छी मानी गई है और कौन कौन से ग्रहों की युति खराब मानी गई है। जैसे कि शनि और शुक्र की युति यदि हो जाए तो ये बहुत ही अच्छा योग होता है और जिसके परिणाम बहुत ही अच्छे होते हैं। ये ज्ञान के लिए अच्छा होता है, वैभव के लिए अच्छा होता है, सुख के लिए अच्छा होता है। ये युति यदि केंद्र में और त्रिकोण में हो जाए तो ये बहुत ही अच्छा परिणाम देगा। शनि और गुरु की युति यदि हो जाए तो ये सौभाग्य बढ़ाता है, ज्ञान को बढ़ाता है। और वही बात फिर से कि यदि केंद्र और त्रिकोण में बैठ जाएं, तीसरे स्थान में बैठ जाएं, 11वें स्थान में बैठ जाएं, तो बहुत ही अच्छा परिणाम देंगे। शनि और बुध की युति ज्ञान और विवेक को बढ़ाता है और जिनके पास ज्ञान और विवेक रहेगा वो अच्छा से अच्छा परिणाम उनको मिलेगा। अब इसके खराब परिणाम के कौन से युति हैं? शनि और सूर्य की युति। शनि और सूर्य की युति
कुछ अच्छे परिणाम भी देते हैं और कुछ खराब परिणाम भी। यदि ये 10वें घर में इनकी युति हो जाए तो वो व्यक्ति बहुत ही अच्छा जॉब मिलेगा उनको। लेकिन शनि और सूर्य थोड़े से क्रूर ग्रह हैं, तो वो थोड़ा-सा तैयारी में उनको बहुत प्रयत्न करना पड़े, बहुत मेहनत लगे, ये उसके दुष्परिणाम हो सकते हैं। और शनि और मंगल की युति यदि अच्छे घर में हैं, तो अच्छा परिणाम ये होगा कि शनि और मंगल वाले व्यक्ति जो होते हैं, वो बहुत ही टैलेंटेड होते हैं, उनमें बहुत गुण होता है। लेकिन चूँकि शनि और मंगल एक क्रूर ग्रह हैं, तो उनका जब क्रोध होगा, तो वो बहुत ही खराब वाला क्रोध होता है। और यदि शनि और मंगल का युति यदि खराब घर में बैठ जाए, यानी 6, 8, 12 भाव में बैठ जाए, तो ये कुछ अमंगल भी कर सकते हैं। शनि और राहु की युति यदि अच्छे घर में बने, तो अच्छे-अच्छे राजनीतिज्ञ, राजनेता का भी योग हो सकता है। और यदि खराब घर में इनका युति बन जाए, तो एक तरह से ये श्रापित योग होता है, जिसका परिणाम अच्छा नहीं होता है। और शनि के 3 नक्षत्र हैं, पुष्य नक्षत्र, अनुराधा नक्षत्र और उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र, जिसमें पुष्य नक्षत्र को बहुत ही अच्छा माना गया है। लेकिन ये आप बिल्कुल नहीं कह सकते हैं कि पुष्य नक्षत्र में जन्मे व्यक्ति को कोई कष्ट नहीं होता है, उसका जीवन बिल्कुल सुखमय होता है, नहीं, उसको बहुत कर्म करना पड़ता है। और हमारे मोदी जी अनुराधा नक्षत्र के हैं, तो आप देख सकते हैं कि उनका जीवन कितना संघर्षपूर्ण रहा और अंत में उन्हें बहुत ही अच्छा परिणाम मिला। और उनको जो विजय प्राप्त हुआ था, यानी प्रधानमंत्री बने थे, वो भी साढ़े साती में ही बने थे। तो इस तरह से हम देख सकते हैं।